ये रूट यकीनी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा ने इसलिए चुना था कि वो इलाके की सिक्योरिटी का जायजा भी ले सके। बस मेरे लिए यही एक खुशनसीबी का पॉइंट था। मैंने अपने जहन में कमांडो एक्शन का एक मंसूबा बना लिया। जब मैंने अपने मंसूबे को मार्गरेट और इंद्रानी पर जाहिर किया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इंद्रानी ने कहा कि इसमें सिर्फ मनफी 1% कामयाबी का इम्कान है। मार्गरेट का ख्याल था कि ये खुदकुशी का मिशन है। मैंने अपने हाथ उठाते हुए कहा, मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो और मुझे सिर्फ इस पगडंडी का नक्शा बना दो जहाँ से आज शाम कैप्टन मल्होत्रा को गुजरना है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इंद्रानी और मार्गरेट ने इस बारे में मजीद कोई बात न की। इंद्रानी ने एक कागज पर मुझे पगडंडी का हुदूद दरबा पूरी तरह से समझा दिया। कागज को फाड़ कर चला डाला और कहने लगी, तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, फिर तुम। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कमांडो हूँ और कमांडो बगैर हथियार के भी लड़ने की ताकत रखता है। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक नजर इस पगडंडी को देखने जा रहा हूँ। अब तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। मैंने मार्गरेट को ताकीद कर दी कि वो अंबाला से आने वाले किसी भी मजीद सिग्नल पर कान लगाए और नई सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो मुझे फौरी तौर पर खबर कर दे। इंद्रानी ऑफिस में चली गई। मार्गरेट ने भी टेलीग्राफ ऑफिस की राह पकड़ी और मैं 15 मिनट के वक्फे के बाद छड़ी हाथ में लेकर इंद्रानी के बताए हुए नक्शे के मुताबिक उस मैदान की तरफ निकल गया जहां से किले के मगरबी गेट को जाती पगडंडी गुजरती थी। कभी उस पगडंडी पर चरवाहे बकरियों का रेवड़ लेकर पहाड़ी की तरफ जाया करते थे, मगर अब उनकी आमदोरफ्त बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये पगडंडी वीरान हो गई थी। उस पर जगह जगह सूखा हुआ जर्द घास उगाया था। मैं सैर करने के अंदाज में चल रहा था, फिर भी उस पगडंडी से दूर रहकर उसका जायजा ले रहा था। यह पगडंडी उधमपुर के जुनूब की जानिब एक बड़ी सड़क से निकलकर खेतों और खुश्क मैदान में से होती हुई दूर थंडरा बेस की पहाड़ियों की तरफ चली गई थी। सितंबर में शाम के 6 बजे पहाड़ी इलाकों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगता है, मगर दिन की रोशनी अभी बाकी होती है। ये दिन की रोशनी मेरी दुश्मन थी, लेकिन मुझे इस रोशनी की परवाह किए बगैर अपने मंसूबे पर सर धड़ की बाजी लगाकर अमल करना और उसे कामयाब बनाना था। थंडर बेस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन को तहस नहस करने का दूसरा कोई जरिया या रास्ता नहीं था। मैंने पगडंडी से दूर दूर रहते हुए सारे इलाके की एक एक जगह का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। एक एक अहम मकाम को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लिया। मैंने उस जगह का भी इंतखाब कर लिया जहां मुझे अपने कमांडो एक्शन का आगाज करना था। मैं दिल में अब सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि कैप्टन मल्होत्रा अकेला हो। मुझे 90% यकीन था कि वो अकेला ही होगा, क्योंकि जहां इंटेलिजेंस का मामला हो वहां ऐसी सूरत हाल में ऑफिसर आमतौर पर अकेले ही सफर करते हैं, ताकि अगर दुश्मन का कोई एजेंट इलाके में मौजूद भी हो तो उसे शक न पड़े। ऐसी हालत में सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी मिलिट्री वर्दी में नहीं आते बल्कि आम कपड़ों में आते हैं। दूसरा खदशा जो मेरी तशवीश का बायस बना था वो ये था कि कहीं थंडरहॉक बेस में कैप्टन मल्होत्रा का कोई जानने वाला पायलट ऑफिसर मौजूद ना हो। ये एक खतरा था जो मुझे हर हालत में मोल लेना था। अब जो होगा देखा जाएगा, या मैं नहीं या दुश्मन के थंडरहॉक हेलीकॉप्टर नहीं। मैं ये अहद कर चुका था और मेरे पास वक्त नहीं था। ये इसराइली हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त रावलपिंडी की फजाओं में उड़कर हमारे पुरअमन एटमी बिजली घर को अपना निशाना बना सकते थे। अगरचे हमारे शाहीन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए 24 घंटे चौकस थे, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये खतरा था कि थंडरहॉक हेलीकॉप्टर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल है। मुमकिन है उनकी वजह से हमें नुकसान पहुंचाए। मैंने अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन को इस तरह आखिरी शक्ल दी कि कैप्टन मल्होत्रा तनहा नहीं होगा, उसके साथ दूसरा आदमी भी होगा और मुझे उन दोनों से निपटना होगा। मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतारने का मंसूबा तैयार कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह कोई आसान काम नहीं था, मगर उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम पर जान निसार करने और अपने वतन की खिदमत करने का जो बेपनाह जज्बा कारफरमा था, उसके सामने ये मिशन मुझे बहुत ही आसान लग रहा था। मेरे बाजुओं की मछलियां फड़कने लगी थीं और मैं अपने अंदर ऐसी जबरदस्त बरक़ी ताकत महसूस कर रहा था कि अगर चाहूं तो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दूं। यह पगडंडी एक कच्चा रास्ता था। उस पर कहीं कहीं छोटे छोटे गोल पत्थर बिखरे हुए थे, कहीं जर्द रंग की खुश्क मिट्टी उभर आई थी और कहीं सूखी घास थी। मैं उसके मुतवाजी पगडंडी से हटकर वापस उधमपुर वाली उस सड़क की तरफ चलने लगा जहां से ये रास्ता या पगडंडी निकलकर पहाड़ों की तरफ जाती थी। जहां जब सड़क करीब आई तो पॉपुलर के बेशुमार दरख्त दो रोया उगे हुए थे। उनके पीछे कुछ छोटी चट्टानें भी जमीन से निकलकर सर उठाए खड़ी थी। मैंने एक तरफ होकर उस जगह का गहरी नजर से जायजा लिया। मेरे एक्शन के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। मैं वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, जैसे थक गया हूं। मेरे जहन में उस एक्शन की फिल्म चलने लगी जो मुझे आज शाम के 6:20 पर सर अंजाम देना था। जब मैंने जहन में 2-3 बार रिहर्सल कर ली तो उठा और वापस बोर्डिंग हाउस का रास्ता पकड़ लिया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे इंद्रानी तेज तेज कदमों से चलती मेरे कमरे में आई। दरवाजा बंद करते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर लेटा कुछ आराम करने की कोशिश कर रहा था। इंद्रानी को देखते ही उठकर बैठ गया। वो करीब आकर बोली, अभी अभी मार्गरेट आई थी, उसने मुझे बताया कि कैप्टन मल्होत्रा का अपना कोड नंबर 000000 है।
वो 18:20 पर उधमपुर पहुंचेगा। मैं इंद्राणी की सुनी अनसुनी करते हुए जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। एकदम से दरवाजे का एक किवाड़ खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और इंद्राणी के पास आकर कहा, तुम्हें दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए था। वो इस तरह मेरी तरफ देखने लगी जैसे उसे मेरी बात सख्त नागवार गुजरी हो। अब बताओ मार्गरेट ने क्या कहा है? मार्गरेट ने अंबाला से नशर होने वाला कोई नया पैगाम पकड़ा था जिसमें थंडरहॉक बेस के स्क्वाड्रन लीडर से कहा गया था कि कैप्टन मल्होत्रा 18:20 पर पहुंचेगा और उसका अपना कोड नंबर 00000 है। इस किस्म की जरूरी इत्तलात ऐन वक्त पर दी जाती है। इंद्राणी ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, तुमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, तुम्हारे पास कोई पिस्तौल नहीं है। मैंने उसे एक शिकारी चाकू सरहाने के नीचे से निकाल कर दिखाया जो सुबह मैंने बाजार से खरीदा था। चाकू ज्यादा आला किस्म का नहीं था लेकिन वो किसी एक आदमी को हलाक करने के काम आ सकता था। इंद्राणी मेरे बारे में परेशान सी थी। ये परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। कहने लगी, कैप्टन मल्होत्रा अकेला नहीं होगा, तुम निहत्ते होकर इन दोनों पर किस तरह काबू पाओगे? मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इसी जगह पर रहना। हाँ, एक बात अपने जहन से निकाल दो कि अगर मैं पकड़ लिया गया तो तुम्हारा नाम बता दूंगा। नहीं, ऐसा वक्त आने से पहले मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि इंद्राणी ने मुझे अजीब से निगाहों से देखा और उठते हुए बोली, अपना ख्याल रखना कैप्टन। वो तेज तेज कदमों से कमरे से निकल गई। मैंने उठकर अंदर से दोबारा कुंडी चढ़ा दी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। मिशन करीब से करीब तर चला रहा था। मैंने अपने लिए जो लिबास इस मौके के लिए चुना था वो खद्दर का कुर्ता पाजामा और ऊपर गर्म कोट और सर पर ऊनी टोपी थी जो जम्मू के लोग सर्दियों में अक्सर पहनते हैं। बूट मैंने अपने ही रहने दिए थे। जब घड़ी ने 5 बजाए तो मैंने ये लिबास पहनकर सर पर ऊनी टोपी जमा ली कि मेरे कान टोपी के अंदर छुप गए। कोट की बाहर वाली जेब में मैंने शिकारी चाकू रख लिया। पहाड़ी लोग ऐसा चाकू आमतौर पर अपने पास रखते हैं। सिगरेट का पैकेट मैंने वही कमरे की मेज पर ही रहने दिया। बोर्डिंग हाउस से पहाड़ी पगडंडी पर पॉपुलर के दरख्तों की कतार ज्यादा दूर नहीं थी। 6 बजने में 5 मिनट रहते थे कि मैंने कमरे के दरवाजे पर ताला डाला, चाबी इंद्राणी को ऑफिस में जाकर दी। इंद्राणी ने मेरी तरफ मानी खेज नजरों से देखा और चाबी लेकर दराज में रखी। मैं खामोशी से बोर्डिंग हाउस से निकलकर नीम के दरख्तों के नीचे से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। सूरज की बाकी मांदा गुलाबी रोशनी का रंग निस्वारी पड़ने लगा था। उधमपुर के मकानों में कहीं कहीं बत्तियां रोशन हो गई थी। उसके बावजूद मैदान में दिन की रोशनी बाकी थी और अंधेरा अभी नहीं छाया था। मेरे सामने जो सबसे अहम मसला था वो ये था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा को पहचानता नहीं था। यह पता करने के लिए कि यही शख्स मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन मल्होत्रा है, मैंने एक तरकीब सोच रखी थी। मुझे इंतहाई एतमाद और तेजी से काम करना था। इसी में मेरे मिशन की पहली और निहायत अहम कामयाबी का राज था। मैदान उबूर करने के बाद मैं उस पहले से तयशुदा मकाम पर जाकर सफेदे के दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गया जहां से कच्ची सड़क नीचे मैदान में दाखिल हो रही थी। अपने एक्शन के लिए मैंने उसी जगह का इंतखाब किया था। मैंने घड़ी बांध रखी थी। उधमपुर से आने वाली सड़क पर किसी वक्त कोई ट्रक या गाड़ी गुजर जाती। मेरी घड़ी में जब 6:20 बजाए तो मेरी निगाहें कुदरती तौर पर बड़ी सड़क पर जम गईं। 2 गाड़ियां जिनकी हेडलाइट्स रोशन थीं आगे निकल गईं। 6:25 पर मैंने एक जीप को उधमपुर रोड से निकलकर पहाड़ी सड़क पर मुड़ते देखा। मैं चौकस हो गया। ये कैप्टन मल्होत्रा की ही जीप हो सकती थी। मैं जैसे घात लगाकर बैठ गया। जीप की हेडलाइट्स कच्ची सड़क पर आते ही बुझा दी गई थी। जीप मुझसे थोड़े से फासले पर आई तो ये देखकर मुझे पहली नाउम्मीदी हुई। जीप में 2 आदमी बैठे थे। दोनों सिविलियन कपड़ों में थे। फौजी वर्दी किसी ने भी नहीं पहन रखी थी। बहरहाल मुझे अंधेरे में तीर चलाना था। जो ही जीप दरख्तों के करीब पहुंची मैं अचानक निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं बार बार चिल्ला रहा था। जीप मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। मैंने चिल्लाकर कहा, सर, कंचनजंगा पर बर्फ गिरने से रास्ता खराब है। एक दरमियानी कद का सांवला नौजवान जिसने पूरी आस्तीनों का स्वेटर और गर्म पतलून पहन रखी थी तेजी से जीप से निकलकर मेरी तरफ आया और बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? कंचनजंगा के इशारे से यह आदमी, जो यकीनन कैप्टन मल्होत्रा ही था, समझ गया था कि कोई खास बात हो गई है, जिसकी पेशगी इत्तला के लिए थंडर बेस वालों ने मुझे रास्ते में बिठा रखा है। मैंने कहा, सर, 000 के आगे क्या है? उस आदमी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचता हुआ दरख्तों के पीछे ले गया जहां मैं उसे ले जाना चाहता था। दरख्तों के अकब में अब हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था और जिस्म सायों की तरह नजर आने लगे थे। वो बोला, तुमने मेरे ड्राइवर के सामने 000 का नाम क्यों लिया? मैंने कहा, सर, 000 के आगे क्या है? जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपको स्क्वाड्रन लीडर साहब का जरूरी पैगाम नहीं बता सकता। ये आर्मी कैप्टन मल्होत्रा ही था। कहने लगा, 000 के आगे भी 000 ही है। अब जल्दी से पैगाम बताओ। मैं शुरू रात के नीम अंधेरे में कैप्टन मल्होत्रा के जिस्म को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था। मैंने एक बार फिर सलूट मारते हुए कहा, सर, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने आगे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। आप दूसरी तरफ से आइएगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। कैप्टन मल्होत्रा ने अंधेरे में मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने कंचनजंगा और फिर उसके इंतहाई खुफिया कोड नंबर 000 को जाहिर कर दिया था। वो मुझ पर शक कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा, सर, जल्दी चलिए, मैं आपको दूसरी सड़क से ले चलता हूँ। मैं उसके वापस घूमने का इंतजार कर रहा था।
मगर आखिर वो भी इंटेलिजेंस का तजुर्बाकार आदमी था। कहने लगा तुम आगे चलो। मैं बगैर किसी उज़र के आगे चल पड़ा। मेरे सामने 4 कदम के फासले पर जमीन में से बाहर निकली हुई चट्टान की ओर थी। ये चट्टान ज्यादा बड़ी नहीं थी और ज्यादा ऊंची भी नहीं थी। कैप्टन मल्होत्रा एक होशियार इंटेलिजेंस ऑफिसर जरूर होगा, मगर वो कमांडो नहीं था और कमांडो के हमले को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने चट्टान के करीब पहुंचकर एकदम से पलटकर पूरी ताकत से उसकी थोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर अपना 2 हत्थर मारा तो वो कोई आवाज निकाले बगैर पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं उछलकर उसके ऊपर आ गया और उसके हलक की हड्डी को दोनों हाथों से इतनी शिद्दत से दबाया कि वो यकीनी तौर पर गर्दन की दूसरी तरफ से बाहर निकल गई होगी। कैप्टन मल्होत्रा ने तड़प कर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन को इस तरीके से दबोच कर रखा था कि वो ना तो हाथ पांव हिला सकता था और ना ही आवाज निकाल सकता था। मैं उसे चाकू से हलाक नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे उसके कपड़े दरकार थे। कैप्टन मल्होत्रा का हाथ मेरे बाजू को खींचने की कोशिश करते हुए बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। कैप्टन मल्होत्रा ठंडा हो चुका था। मैंने कैप्टन मल्होत्रा की लाश को एक तरफ अंधेरे में डाला और भागकर चट्टान के अकब से निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। जीप में कैप्टन मल्होत्रा का ड्राइवर बैठा गहरे होते हुए अंधेरे में इन दरख्तों को देख रहा था जिधर मैं उसे ले गया था। मैंने जाते ही कहा कि उधर चलो, तुमको कैप्टन साहब बुलाता है, जल्दी मेरे साथ आओ। ड्राइवर मुनहरी सा आदमी था, उसकी उम्र 40 से ऊपर होगी। फौरन जीप से उतरकर मेरे साथ दरख्तों की तरफ बढ़ा। ये ड्राइवर मेरा बहुत ही आसान शिकार साबित हुआ। मेरे बाजू की गिरफ्त में आते ही उसकी गर्दन पहले ही झटके में धलक गई। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि कैप्टन मल्होत्रा के कपड़े उतार कर खुद पहन लिए। उसके बाद दोनों लाशों को वहीं अंधेरे में एक तरफ पड़ा रहने दिया। मैं थोड़ी देर बाद उन्हें ठिकाने लगाना चाहता था। जीप में आकर बैठ गया और कैप्टन मल्होत्रा की जेबों की तलाशी ली। रुमाल, एक भरा हुआ पिस्तौल, बटवा जिसमें कुछ करेंसी नोट थे और एक टाइप किया हुआ कागज निकला। मैंने माचिस जलाकर उसे पढ़ा। यह सरकारी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा को दिया गया इजाजतनामा था, जिसके तहत उसे थंडरहॉक बेस की सिक्योरिटी चेक करने का खुसूसी इख्तियार हासिल था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट की होने की वजह से उस पर कैप्टन मल्होत्रा की तस्वीर चिस्पा नहीं थी, बल्कि उसकी जगह मल्होत्रा का खुसूसी कोड नंबर 00000 लिखा हुआ था। नीचे अंबाला छावनी के चीफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के दस्तखत और मोहर लगी थी। कैप्टन मल्होत्रा की तस्वीर चिस्पा न होने से मेरे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट अपने आप दूर हो गई थी। मैंने इस सीक्रेट इजाजतनामे को तह करके बटवे में डाला, बटवे को ऊंचे में रखा और जीप स्टार्ट कर दी। मेरा रुख थंडरहॉक बेस की पहाड़ी की तरफ था। मैंने जीप की हेडलाइट्स रोशन नहीं की थी। कच्ची नीम पथरीली पगडंडी पर मैं जीप को चलाता पहाड़ी के करीब आ गया। ये पगडंडी पहाड़ी की मगरिब की तरफ चली गई थी। आगे 2 पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा दर्रा आ गया। अचानक एक तरफ से 4 कमांडो किस्म के फौजी स्टेन गन ने ताने छलांगे लगाकर मेरी जीप के सामने आ गए। हॉल्ट। मैंने जीप को ब्रेक लगा दी। मुझे मालूम था कि इस दर्रे में मेरा रास्ता रोका जाएगा। 4 में से 2 भारतीय कमांडो सिपाही लपक कर मेरे दाएं बाएं आ गए। उनकी स्टेन गन्नों का रुख मेरी जानिब था। एक कमांडो ने अंधेरे में मुझे घूरते हुए तहकुमाना अंदाज में पूछा, इधर क्या लेने आए हो? कौन हो तुम? मैंने फौरन कहा, तुम मुझे आज रात का पासवर्ड बताओ। मुझे मालूम है, तुमको मालूम नहीं। भारतीय सिपाही ने स्टेन गन की नाली मेरी गर्दन के पास लगा दी और बोला, बताओ आज का पासवर्ड। मैंने बगैर किसी घबराहट के निहायत इत्मीनान से कहा, कंचनजंगा। स्टेन गन की नाली पीछे हट गई। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम्हारे पेपर्स कहाँ हैं? मैंने जेब से बटवा निकाल कर खुसूसी इजाजतनामा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा और फिर सैल्यूट मारकर बोला, ओके सर। उधर बाएं बाजू को गेट है। मैंने मुस्कुराते हुए सैल्यूट का जवाब दिया और जीप बाएं जानिब बढ़ा दी। बाएं जानिब पहाड़ी भूल भुलैया से बनी हुई थी। आगे एक खारदार तार वाली दीवार आ गई। उस दीवार में हाई वोल्टेज की बरक़ी रौ दौड़ रही थी। गेट की दूसरी जानिब मुझे 2 साए हरकत करते नजर आए। एक भारतीय सिपाही मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने वहीं से आवाज दी, कंचनजंगा गाफसर है। खारदार तार वाला गेट जिसका चौखटा लकड़ी का था खोल दिया गया। यहाँ पर मुतय्यन गुरखे मुहाफिज ने मेरे कागजात को देखने के बाद सैल्यूट किया और कुछ फासले पर पहाड़ी दीवार में बने हुए लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जीप मैंने बाहर एक तरफ खड़ी कर दी थी। लोहे के गेट पर आते ही दूसरी तरफ अपने आप घंटी बोल पड़ी। गेट में एक छोटी सी खिड़की खुल गई। दूसरी तरफ से हल्की रोशनी बाहर आने लगी। एक चेहरा खिड़की के छोटे से चौखटे में नमूदार हुआ। उसने मुझसे मेरा कोड नंबर पूछा। मैंने इत्मीनान से कहा, 00000। फौलादी गेट का छोटा दरवाजा खुल गया। मैं झुककर दरवाजे में से गुजरा और दूसरी तरफ आ गया। दूसरी जानिब 2 ऊंचे लंबे भारतीय फौजी खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, इधर आ जाओ सर। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। ये एक ऊंची छत वाला लंबूतरा हॉल था जिसकी छत से बिजली के बल्ब लटक रहे थे। वो मुझे हॉल कमरे से गुजार कर पहलू में बने हुए एक कमरे में ले गया, जहां से मुझे 2 आदमियों के अंग्रेजी में बातें करने की हल्की हल्की आवाज आई। मैं अंदर गया तो देखा कि एक मुख्तसर सा पथरीली दीवारों वाला कमरा था। दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा लगा है। एक भारी मूंछों और चौड़े शानों वाला पुख्ता उम्र का आदमी स्क्वाड्रन लीडर की फुल वर्दी पहने मेज पर इस तरह बैठा था कि उसका एक पांव कुर्सी पर था। दूसरा पायलट अफसर की वर्दी में था।